सुबह सुबह सविता जी अपने पति सुरेश के लिए चाय लेकर कमरे में गई, लेकिन उन्हें पलंग पे न पाकर बुदबुदा उठी कि सिर्फ काम ही काम, न अपने स्वास्थ्य की चिंता और न ही घर की। सुबह से ही अपने ऑफिस का काम लेकर स्टडी रूम में जाकर बैठ गए हैं। बड़बड़ाते हुए सविता जी चाय का कप लेकर स्टडी रूम में ले गई, लेकिन जाकर देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था। तो मन में एक शंका हुई कि सुरेश तो कभी दरवाजा बंद नहीं करते, आज बंद क्यों कर लिया। धड़कते दिल से सविता जी ने दरवाजा खटखटाया। न खुलने पर डर के अभाव से सविता जी जोर जोर से आवाज लगाते हुए दरवाजा खटखटाने लगी। अपनी माँ का शोर सुनकर उनकी बेटी प्राची भी आ गई। क्या बात है अम्मा? मम्मा, दरवाजा क्यों खटखटा रही हो? प्राची ने पूछा तो सविता ने रुआसी स्वर में कहा, देख बेटा, इतनी देर से दरवाजा खटखटा रही हूँ, पर तेरे पापा न तो दरवाजा खोल रहे हैं और न ही कोई प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। अपनी माँ की बात सुनकर प्राची भी घबरा गई और वो भी जोर जोर से आवाज लगाते हुए दरवाजे को पीटने लगी। पर फिर भी दरवाजा न खुलने पर वो दौड़कर पड़ोसी अंकल शर्मा जी के घर गई और उसे सारी बात बताई। तो उसकी परेशानी और बदहवास हालत देखकर शर्मा जी तुरंत ही उनके घर आ गए। उनके प्रयत्न के दरवाजा खुल गया। वो सब बदहवामी में अंदर घुसे तो देखा सुरेश जी टेबल पर सर रखे बैठे हैं, आंखें बंद है और मुंह से झाग निकल रहे हैं। उसकी स्थिति देखकर उनकी बेटी प्राची पापा पापा बोलकर उन्हें झकझोरने लगी। सविता जी टेबल पर रखे पानी का गिलास और नींद की गोलियां के खाली कागज देखकर डर के अभाव से कांपने लगी। तभी उसकी नज़र वहां रखे एक पेपर पर गई तो कांपते हाथों से सविता जी ने पेपर उठाया। पहला नोट पुलिस के नाम था, मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, अतः व्यर्थ में ही किसी को परेशान न किया जाए। दूसरा पत्र उनकी बेटी प्राची के नाम था, इस अभागे पिता को हो सके तो माफ कर देना बेटी। तीसरा पत्र था उनकी पत्नी सविता के नाम, जीवन को रंगीन बनाने के लिए पैसा चाहिए, जो एक नौकरी पैसा इंसान की मामूली वेतन से असंभव है और नाजायज तरीके से पैसा कमाना मेरे सिद्धांत में नहीं। अब मेरे शव के द्वारा मेरे पीएफ एजुकेट ग्रेजुएटी और इंश्योरेंस के द्वारा तुम्हें काफ़ी पैसे मिल जाएंगे। तुम जिंदगी भर ऐश करोगी और हो सके तो उन पैसों से कुछ पैसे बचाकर हमारी बेटी प्राची के हाथ पीले कर देना। अब तुम अपने जीवन यापन के लिए स्वतंत्र हो। मम्मा, तुम ही हमेशा पैसों के लिए पापा से झगड़ा करती रहती थी। तुम्हारी वजह से आज मुझे अनाथ होना पड़ा। तुम ही मेरे पापा की मृत्यु का कारण हो। कहते हुए प्राची जोर जोर से रोने लगी। हाँ बेटी, तुम ठीक कर रही हो। कहते कहते सविता जी कट्टी पतंग की तरह वहीं गिर पड़ी। फिर बुदबुदाते हुए स्वर में बोली, ये तुमने क्या किया? सुरेश इतनी भयानक सजा क्यों दी? मुझे ये सच है कि मैंने हमेशा तुम्हारे आदर्शों की अवहेलना की, यहाँ तक कि अपनी इच्छाओं को पूरा न कर पाने के कारण तुम्हें अपमानित भी बहुत किया, पर तुमने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा। सविता जी बोलते जा रही थी। भाभी प्राची बेटा, संभालो अपने आप को। सुरेश भाभी अभी जिंदा है, इसे जल्दी से अस्पताल ले जाना होगा। शर्मा जी ने सुरेश के की नब्ज देखते हुए कहा। क्या दोनों माँ बेटी ने चौंकते हुए एक साथ पूछा। हाँ बेटी, रो मत, मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। शर्मा जी ने गाड़ी निकाली और सुरेश जी को गाड़ी में बैठाया और अपने ही एक रिश्तेदार डॉक्टर के नर्सिंग होम में एडमिट करवा दिया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो सुरेश के विरुद्ध आत्महत्या का केस पुलिस दर्ज कर सकती थी। शर्मा जी सुरेश की मरना स्थिति से परिचित थे। उनके परिवार से उनका घनिष्ठ संबंध था। वो नहीं चाहते थे कि सुरेश के ओवर रिएक्शन से वो तथा उसके परिवार के लोग संकट में आए। लड़ाई झगड़ा किस परिवार में नहीं होता, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि जीवन का अंत ही कर लिया जाए। सुरेश को इस आईसीयू में भर्ती देखकर जहां प्राची को अपनी माँ
गलत लग रही थी। वहीं सविता के दिल में हलचल मची हुई थी कि वो कहाँ गलत थी। क्या उसकी गलत चाहत गलत थी? वो अपने अतीत से के गलियारों में भटकने लगी। वो एक अमीर माता पिता की नकचढ़ी बेटी थी। बचपन से दुख और अभाव का उसका सामना ही नहीं हुआ था। ग्रेजुएशन करते करते कॉलेज के वार्षिक समारोह की तैयारी के समय सविता का परिचय सुरेश से हो गया। ये छोटा सा परिचय न जाने कब प्यार में बदल गया। उन्हें पता ही नहीं चला। सुरेश एक सामान्य परिवार से था। उसके पिता प्राइवेट स्कूल में टीचर थे, पर पोस्ट ग्रेजुएशन करते ही सुरेश अपनी मेहनत के बल पर स्टेट सिविल सर्विस में उसका चयन हो गया। सुरेश की नौकरी लगते ही जब सविता ने अपने माता पिता को अपने प्यार के बारे में बताया, तो पहले तो वह सुरेश का साधारण सा परिवार देखकर थोड़े झिझके, लेकिन सविता की जिद और सुरेश के सुनहरे भविष्य को देखते हुए उन्होंने सहमति दे दी। सुरेश ने शादी से पहले ही सविता के पिताजी से कह दिया था कि वो विवाह के समय कोई उपहार ग्रहण नहीं करेगा। सुरेश के आग्रह को सुनकर उसके माता पिता को आश्चर्य हुआ था कि और सविता भी थोड़ा परेशान तो हुई थी, पर उस समय उस पर प्यार का नशा ऐसा चढ़ा था कि वो सुरेश की हर बात मानती गई। शादी के बाद जैसे जैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे सविता को सुरेश में कमियां नजर आने लगी। जहां वो भौतिक वस्तुओं की शौकीन थी, वहीं सुरेश किताबी कीड़ा था। शाम को ऑफिस से आते ही वो जहां घूमने जाना चाहती थी, वहीं सुरेश अपना कुछ समय किताबों के साथ बिताना चाहते थे। धीरे धीरे अकेलेपन के साथ उसे सुख सुविधाओं की कमी महसूस होने लगी। शादी के 10 महीने बाद सविता का जन्मदिन आया। हैप्पी बर्थडे टू यू शानू, प्यार भरे शब्दों में कहते हुए सुरेश ने कमरे में प्रवेश किया और उसके हाथ में उपहार पकड़ा दिया, तो सविता भी खुशी से चहक उठी। क्या लाए हो? इसमें सविता ने पूछा, तो सुरेश बोला, तुम खुद ही खोल कर देख लो। तुम्हारे जन्मदिन पर मेरी ओर से छोटा सा गिफ्ट। तो सविता ने उपहार खोलकर देखा और पैकेट में पुस्तक देखते ही मुंह बना लिया। यही उपहार मिला आपको मुझे देने के लिए? तो सुरेश बोला, सविता, इस पुस्तक को पढ़कर तो देखो, बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक है। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सुरेश की बात सुनकर सविता चीरते हुए बोली, ये क्यों नहीं कहते कि मेरे जन्मदिन पर इससे ज़्यादा खर्च करने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। ये क्या कर रही हो? सविता, मैं ठीक कर रही हूँ। सुरेश, पड़ोसी शर्मा भी तो आपके ही स्तर के पदाधिकारी है, किंतु हमारे और उनके घर के स्तर में इतना अंतर क्यों? उनकी पत्नी घर में भी 5,000 से कम की ड्रेस नहीं पहनती है, और आप आज मेरे जन्मदिन पर भी बस ये किताब उठा लाए। सविता ने आक्रोश भरे स्वर में कहा। तो सुरेश बोला, सविता, दूसरों के साथ कभी अपनी तुलना मत किया करो। वैसे भी इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी पैदा हो जाती है। इतनी चादर तो उतनी ही पर फैलाना चाहिए। फिर हम कितने लोगों से अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज भी ऐसे करोड़ लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। ऊपर देखने की अपेक्षा अगर नीचे देखोगी तो ज़्यादा सुख और संतोष पाओगी। मुझे पुस्तकों से अच्छा और कोई उपहार नहीं लगता, क्योंकि पुस्तक हमारे मानसिक सौंदर्य की विकास करती है। अगर तुम्हें मेरा उपहार पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्रोध थूको और तैयार हो जाओ। अपनी मनपसंद ड्रेस या जो चाहे खरीद लेना, और हाँ, आज बाहर खाना खाकर ही आएंगे। शांत स्वर में सुरेश ने कहा। तो सविता बोली, इतनी बड़ी बड़ी बातें करनी अब रहने दो। कोरे उपदेशों के सहारे जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता। हमेशा महत्वाकांक्षा होना चाहिए। अगर हम ऊपर नहीं देखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आज केवल हम दोनों हैं। मैं अपनी इच्छाओं को दबा सकती हूँ, किंतु कल
जब हम 2 से 3 होंगे तब बच्चों की इच्छाओं का दमन होते मैं नहीं देख पाऊंगी। तुम्हें अपने आमदनी बढ़ाने का प्रयास करना होगा, चाहे जैसे भी हो। मुझे अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए पैसे चाहिए। इतना कहकर सविता दनदनाते हुए चाय बनाने रसोई घर में चली गई और जब चाय नाश्ता लेकर आई तो कमरे में सुरेश को न पाकर समझ गई कि वो क्रोधित होकर कहीं चले गए। न चाहते हुए भी सविता जब तक उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा देती थी, सुरेश ने उसे अपनी शादी से पहले ही अपने विचारों से अवगत कर दिया था। उसने भी तो सब देख समझकर ही उसे अपनाया था। फिर ये गिला शिकवा क्यों? आत्मग्लानि से पीड़ित सविता मन ही मन स्वयं को दोष दे रही थी कि तभी बाहर कार के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। सामने मम्मी पापा को देख पल भर पहले का विषाद हर्ष में बदल गया। हैप्पी बर्थडे बेटा, मम्मी ने उसे गले से लगाते हुए कहा। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, कितना ख्याल रखते हैं आप मेरा। क्यों बेटा, सुरेश नहीं आया अभी तक? 7 बजने को आए हैं। घड़ी की तरफ देखते हुए सविता के पापा ने कहा तो सविता आक्रोश भरे स्वर में बोली, नहीं पापा, उन्हें तो हमेशा काम की ही पड़ी रहती है, अन्य बातों से उन्हें कोई मतलब नहीं। बेटी का गुस्सा देखकर पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, कोई काम आ गया होगा, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, सुरेश भी आता ही होगा। तुम्हारे लिए कुछ उपहार दिलवा कर आज बाहर ही कहीं खाना खाएंगे। तो सविता जल्दी से तैयार होने लगी, कमरे में चली गई। 8 बजने को आ गए, लेकिन सुरेश तो अभी तक नहीं आया। इंतजार करते करते रह गए तो थोड़ी देर बाद बाजार भी बंद हो जाएगा। देर होती देख सविता की माँ ने कहा, पर मम्मा, इनके बिना वो कहती भी तो कैसे कहती कि वो आ तो जल्दी गया पर नाराज होकर चला गया। ऐसा कर बेटा, ताला लगाकर चाबी पड़ोस में दे चल। उसे चुप देखकर थोड़ा रुक कर मम्मी ने कहा। तो पापा बोले, लेकिन ये तो उचित नहीं होगा। वो बेचारा ऑफिस में थका हारा आएगा और घर में ताला लगा देख कर परेशान हो जाएगा। आप कैसी बातें कर रहे हो जी? तो क्या अब हम उनकी वजह से अपनी बेटी को अच्छी ट्रीट भी न दे? आज तो उसे जल्दी आना ही चाहिए था, मम्मी ने पापा की बात को काटते हुए कहा। तो सविता ने भी मम्मी की हाँ में हाँ मिला दी। बेटी की स्वीकृति पाकर उसके पापा भी विरोध न कर सके। सिर्फ इतना ही बोले कि चाबी के साथ एक नोट भी पड़ोस में दे दे कि हम 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, वो भी वहाँ आ जाए। तो सविता भी घर की चाबी और एक नोट देकर अपने मम्मी पापा के साथ रेस्टोरेंट में चली गई। सुरेश रात को जब लौटा तो ताला लगा देखकर समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी पड़ोसी शर्मा की बेटी उसे चाबी देते हुए बोली, अंकल आंटी अपने मम्मी पापा के साथ कहीं गई है और ये चिट्ठी आपको देने के लिए कहकर गई है। तो सुरेश ने चाबी लेकर ताला खोला और अंदर आकर एक पत्र पढ़कर देखा तो वो बौखला गए। रेस्टोरेंट में इंतजार करेंगे, जब घर में ही इंतजार नहीं कर सके तो बाहर क्या करेंगे? सब दिखावा है, ढोंग है। जिसके लिए पैसा ही सब कुछ हो, वो किसी की मान मर्यादा की परवाह क्यों करेगा? मन ही मन सुरेश बुदबुदाया और फिर अपने कमरे में जाकर सो गया। लेकिन तिरस्कार और अवहेलना के कारण उसे नींद भी नहीं आ रही थी। करीब 11 बजे घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो सविता अपनी मम्मी के साथ दरवाजे पर खड़ी थी और उसके पापा गाड़ी से कोई सामान उतरवा रहे थे। बेटा, हमने बहुत देर तुम्हारा इंतजार किया। ऐसा क्या काम आ गया था कि तुम सविता के जन्मदिन पर भी समय से घर नहीं आ पाए? तुमने खाना खाया या नहीं? मम्मी ने अपनत्व दिखाते हुए पूछा। तभी सविता के पापा भी आ गए और बोले, माफ़ करना बेटा, तुम्हारी अनुपस्थिति में हम सविता को लेकर चले गए, किंतु तुम्हारे न रहने से किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। हम सभी ने
तुम्हें बहुत मिस किया। हमारी ओर से सविता के जन्मदिन पर मामूली उपहार है। अच्छा, अब हम चलते हैं, काफ़ी रात हो गई है। अब तुम लोग भी आराम करो। इतना कहकर वो दोनों चले गए तो सविता ने खुशी से चहकते हुए कहा, लगता है तुम्हारा क्रोध अभी शांत नहीं हुआ है, लेकिन ये देखो, मम्मी पापा ने कलर टीवी और म्यूजिक सिस्टम उपहार में दिया है। सविता, तुम्हें इतने कीमती उपहार नहीं लेने चाहिए चाहिए थे। अब तुम्हारा विवाह हो गया है, क्यों नहीं लेने चाहिए? मैं उनकी पुत्री हूँ, उन्हें देने का अधिकार है और मुझे लेने का। और वैसे भी तुम तो इतने महंगे उपहार दिलवा नहीं सकते। ये सुनकर सुरेश कुछ नहीं बोला और गुस्से से अपने कमरे में जाकर लेट गया। तो सविता ने भी उसे मनाने की कोशिश नहीं की। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। इसी बीच उनके प्रेम की डोर की मजबूत बनाने आ पहुंची उनकी प्यारी बिटिया प्राची। प्राची की मधुर मुस्कान ने उनके जीवन में मिठास पैदा कर दी थी। आपसी कलेश छोड़कर वो बेटी में ही अपना सुख चैन ढूंढने लगे थे। जैसे जैसे वो बढ़ रही थी, सविता को उसके दाखिले की चिंता सताने लगी। हम अपनी प्राची को बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाएंगे, एक दिन सविता ने सुरेश से कहा। तो सुरेश बोला, क्यों, यहाँ क्या स्कूल खराब है? मैं भी तो ऐसे ही स्कूल में पढ़ा था। वो मुझे नहीं पता, आपके पिताजी के पास पैसे नहीं होंगे, पर हमारी एक ही बच्ची है और मैं उसे अच्छे स्कूल में ही शिक्षा दिलवाऊंगी। सविता, मेरे पिताजी के पास भी ज़्यादा पैसा नहीं था और ना ही मेरे पास है। कान खोलकर सुन लो, मैं इतनी खर्च वहन नहीं कर सकता। मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं? चोरी करूं या डाका डालूं? बोलो क्या करूं? जहाँ तक व्यवधान का प्रश्न है, मेरे जैसे और अधिकारी भी है जिनके बच्चे बाहर नहीं, उनके साथ रहकर ही पढ़ाई कर रहे हैं। अनायास ही सुरेश का स्वर तेज हो गया। तो सविता बोली, मैं कुछ नहीं जानती। मैं अपनी बेटी को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहती हूँ। अब मुझे नहीं पता तुम इतने पैसे कहाँ से लेकर आओगे। सविता, प्रत्येक इंसान के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं और उन पर चलना वो अपना कर्तव्य समझता है। मेरा भी सिर्फ एक आदर्श है, मेहनत और ईमानदारी की कमाई, उसी में जीवन का सुख निश्चित है। बच्चों की उचित परवरिश अगर सिर्फ पैसों से ही की जा सकती है तो ये तुम्हारा भ्रम है। यदि तुम आकलन करो तो पाओगी कि पैसे वालों के बच्चे अक्सर बिगड़ते ही हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनकी प्रत्येक इच्छाएं पैसों से पूरी हो जाएगी और वो परिश्रम से जी चुराने लगते हैं और अंत में असफल सिद्ध होते हैं। इसीलिए तुम समझने की कोशिश करो सविता, जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए पैसा उतना ही आवश्यकता नहीं है जितना कि संस्कार, जो बच्चों को अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। सुरेश की बात सुनकर सविता ने खींचते हुए कहा, मैं आपके समान दर्शानी करती नहीं हूँ, एक सामान्य नारी हूँ। आपका जीवन दर्शन समझ पाने में असमर्थ हूँ। आज के भौतिकवादी युग में पैसा ही सब कुछ है। मैं बस इतना ही जानती हूँ। सविता, तुम्हें कैसे समझाऊं? दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं, आदमी की अपनी इज्जत भी होती है। काश तुम मुझे समझ पाती तो मैं आज स्वयं को इतना अकेला और असहाय महसूस नहीं करता। सुरेश ने बुदबुदाते हुए कहा और सदा की तरह अपना सर पकड़कर बैठ गया। तभी उनकी नन्ही सी बेटी प्राची ने आकर अपने छोटे छोटे हाथों से उसका सिर पर उठाया और अपनी बाल सुलभ तोतली आवाज़ में बोली, पापा, मुझे आइसक्रीम खाना है, प्लीज़ चलो ना। हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं, चलो अभी चलते हैं। कहते हुए सुरेश ने प्राची को अपने सीने से लगा लिया और अस्फुट स्वर में बोले, मेरे जीने की एकमात्र खुशी तो तू ही है मेरी बच्ची। यदि तू न होती तो शायद मैं जी नहीं पाता। कहते हुए सुरेश प्राची को गोद में उठाकर उसे बाहर ले गया। इसी सुख दुख के बीच जीवन के 20 साल बीत गए। समय के साथ प्राची ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया और कॉलेज में पढ़ाना आरंभ कर दिया। तो सविता को उसका पढ़ाना अच्छा नहीं लगा। वो चाहती थी कि प्राची सिविल सर्विस जैसे सम्मानजनक पेशों को अपनाए, जबकि प्राची
पीएचडी कर शिक्षा के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना चाहती थी। लेकिन सविता की जिद के आगे प्राची की एक न चली और उसने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी। अब बात आई प्राची के रिश्ते की, तो एक दिन जब लड़के वालों से बात करके सुरेश घर लौटा तो सविता ने उनके सामने चाय रखते हुए पूछा, कहीं बात बनी क्या? बात क्या बनेगी? जहाँ भी जाओ यही पूछते हैं, कितना लगा सकोगे? 30-35 लाख से कम की कोई बात नहीं है, नहीं करता, सुरेश ने कहा तो सविता बोली, मैं तुमसे इसीलिए नहीं कहती रहती थी। आज अगर हमारे पास पैसा होता तो हम अपनी बिटिया के लिए मनपसंद वर खरीद सकते थे। तुम्हारे ट्रांसफरेबल जॉब के कारण मैं नौकरी भी नहीं कर पाई। मैंने तो जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी गुजार दी। बेटी को भी अब क्या ऐसे ही तिल तिल कर मरने देखेंगे क्या? उसकी झोली में थोड़ी सी भी खुशी नहीं नहीं डाल पाएंगे? कहती जाओ सविता, आज मैं सब कुछ सुनने को तैयार हूँ, किंतु क्या करूँ, मजबूर हूँ। अपनी आत्महत्या को तो नहीं कुचल सकता। मेरी सोच आज भी नहीं बदली है। आज भी मैं मानता हूँ कि सच्चाई पर कभी बुराई हावी नहीं हो सकती। देखना, हमारी प्राची के लिए भी एक न एक दिन योग्य वर मिल ही जाएगा। सुरेश की बात सुनकर सविता जी ने कहा, जीवन को सुखमय बनाने के लिए व्यावहारिक बनना ही पड़ता है। बदलते जीवन के साथ स्वयं में परिवर्तित लाना पड़ता है। मुझे तो तुम सदा लांछित करते आए हो, पर अब देखती हूँ अब क्या करोगे। तो सुरेश ने कहा, सविता, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता दुर्गम दुर्गम अवश्य है, पर इतना भी नहीं कि उस पर चला न जाए। कम से कम मन में इतना संतोष तो रहेगा कि हमने कभी गलत काम नहीं किया। आज भी मेरा अटल विश्वास है कि जीत अंत में सच्चाई की होती है। तो सविता ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ हाँ, ये बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। मेरी ज़िंदगी तो तुमने नर्क बना कर रख दी, अब बेटी की ज़िंदगी भी नर्क बनाने में तुले हो। सविता जी जोर जोर से बोलती जा रही थी, तो प्राची ने आकर दोनों को चुप कराया। प्लीज़ मम्मी पापा, आप लोग मेरे लिए झगड़ा मत करो। मुझे अभी शादी नहीं करनी। मेरी मंजिल शादी नहीं, मेरा करियर है। तो दोनों चुप हो गए, पर अगले ही दिन ये घटना सच हो गई। सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। शायद वो सीमा आज समाप्त हो गई थी, वरना एक आदर्शवादी और अपने सिद्धांतों के पक्के सुरेश ऐसा कदम कभी न उठाते। सोच सोचकर ही सविता पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी। आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी और मन ही मन कह रही थी, मुझे माफ़ कर दो सुरेश, बस एक मौका और दे दो, इस बार तुम्हें निराश नहीं करूँगी। तभी प्राची वहाँ रोते हुए आई और बोली, मम्मा, पापा इस दुनिया में नहीं रहे, वो हमें छोड़कर चले गए और ये सब आपकी वजह से हुआ है। मम्मा, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। आपकी वजह से आज मेरे पास पापा नहीं। कहते हुए प्राची जोर जोर से चीख पड़ी, ये तुम क्या बोल रही हो बेटी? ऐसा नहीं हो सकता। तेरे पापा हमें छोड़कर नहीं जा सकते। कहते हुए सविता दौड़कर अंदर गई तो सामने सुरेश को लेटा हुआ देखकर उसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। ये क्या किया सुरेश तुमने? माफ़ी का एक मौका भी नहीं दिया मुझे। प्लीज़ सुरेश, मुझे माफ़ कर दो, वापस आ जाओ। नहीं चाहिए मुझे पैसा, प्लीज़ वापस आ जाओ। पश्चाताप की आग में जलते हुए सविता जी चिल्लाती जा रही थी, लेकिन आज सुरेश ने उसकी एक न सुनी और उसे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। शर्मा जी ने जैसे तैसे दोनों माँ बेटी को संभाला और उन्हें घर लेकर आ गए। शाम तक सुरेश का भी क्रियाक्रम कर दिया। दिन बीते, अब घर में सविता और प्राची दोनों माँ बेटी रह गई थी। धीरे धीरे प्राची का गुस्सा भी अपनी माँ के प्रति शांत हो रहा था, क्योंकि दिन रात माँ को पछताते देख उसे गुस्सा भी आता और दया भी आती, लेकिन कुछ नहीं बोलती। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा कि एक दिन प्राची का रिजल्ट आ गया। एक बार लगा कि पूरे घर में खुशियाँ छा गई। लोग चारों तरफ
से बधाई दे रहे थे तो सविता को लगा कि अब शायद सारी समस्या सुलझ जाएगी। लेकिन प्राची को खुश न देखकर सविता जी ने कहा, क्या हुआ बेटी, आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए। नहीं मम्मा, मैं सिविल सेवा में जाकर पापा की तरह खाना खाना बदोशी की तरह जीवन व्यतीत नहीं करना चाहती। वैसे भी इस सर्विस में आजकल सभी भ्रष्ट एवं चापलूस है। जो थोड़े बहुत पापा की तरह ईमानदार है, उनको उनके ही अपने नहीं समझ पाए तो दूसरे कैसे समझेंगे। मैं तो अपनी कॉलेज की नौकरी से ही खुश हूँ और यही करना चाहूँगी। कम से कम यहाँ छल कपट से दूर रहते हुए अपने कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ निभा तो पाऊँगी।